नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। G20 सम्मेलन में आतंकवाद, अफ्रीका विकास और जलवायु परिवर्तन पर होगी चर्चा। जर्मनी में 8 देशों के नेताओं से मिलेंगे प्रधानमंत्री। चीनी राष्ट्रपति से नहीं होगी मुलाकात। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष उतारेगा साझा उम्मीदवार। 11 जुलाई को बैठक में कांग्रेस करेगी तय। न्योता मिलने पर जेडीयू भी होगी शामिल। जीएसटी से होगा देश का आर्थिक एकीकरण। वित्त मंत्री ने कहा, नीतिगत कमियों से लागू करने में नाकाम रही यूपीए। कांग्रेस ने मौजूदा जीएसटी को बताया मजाक। कांग्रेस की पुदुचेरी के उपराज्यपाल किरण बेदी को हटाने की मांग। मुख्यमंत्री का आरोप, बिना सलाह के 3 मनोनीत विधायकों को दिलाई शपथ। उपराज्यपाल ने दिया संविधान का हवाला। मंदसौर से किसान मुक्ति यात्रा शुरू। कर्ज माफी और फसलों की उचित कीमत की मांग। किसानों की खुदकुशी पर केंद्र की दलील से सुप्रीम कोर्ट सहमत। और आइए देखते हैं पहली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में कल से शुरू हो रहे 2 दिन के G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे, जिसमें दुनिया के 19 बड़े देश और यूरोपीय यूनियन के शीर्ष नेता शामिल होंगे। आतंकवाद से मुकाबला, जलवायु परिवर्तन और विश्व व्यापार समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही आर्थिक सुधार, टिकाऊ विकास और वैश्विक स्थिरता का मुद्दा भी एजेंडे में शामिल है। जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में शुक्रवार से शुरू हो रहे G20 सम्मेलन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस बार सम्मेलन की थीम शॉपिंग एंड इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड रखी गई है। इसमें सबसे पहले विश्व के बड़े नेता आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की रणनीति पर बातचीत करेंगे। सम्मेलन का पहला सत्र वैश्विक विकास और व्यापार पर होगा। इसके बाद टिकाऊ विकास, जलवायु और ऊर्जा पर चर्चा होगी। शनिवार को सम्मेलन का तीसरा सत्र अफ्रीका के साथ साझेदारी, प्रवासियों और स्वास्थ्य के मुद्दे पर होगा। आखिरी में डिजिटलीकरण, महिला सशक्तिकरण और रोजगार के मुद्दे पर विचार विमर्श किया जाएगा। Which will be over the working lunch, and broadly these will be on growth and trade, sustainable development, climate and energy, partnership with Africa, migration, health, women, digitalization and employment. Besides this, there will be a social dinner, there will be a musical concert in the evening. अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और यूरोपीय यूनियन समेत दुनिया के 20 देशों के प्रमुख सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर सबकी नजर रहेगी, जो पेरिस जलवायु समझौते, मुक्त व्यापार और शरणार्थियों समेत कई मसलों पर आलोचना झेल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक विकास, जलवायु, ऊर्जा और व्यापार से जुड़े मुद्दों को जोरदार तरीके से रखेंगे। साथ ही वो आतंकवाद, शांति और स्थिरता के मसले पर भी भारत का पक्ष रखेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन से इतर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे समेत 8 देशों के प्रमुख से भी मुलाकात करेंगे। Broadly, this also aligns with the Prime Minister's own approach in his meetings with the world leaders, including G20 leaders, with the central thrust on countering terrorism. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल यात्रा के बाद जर्मनी के लिए रवाना हो गए हैं। यात्रा के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाइफा पहुंचे, जहां उन्होंने पहले विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए भारतीय जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। बाद में उन्होंने तेल अवीव में इजरायल की प्रमुख कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक की। इसमें प्रधानमंत्री ने इजरायली कंपनियों को भारत में निवेश का न्योता दिया और सरकार की ओर से निवेश और कारोबार को आसान बनाने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। उधर सिक्किम सीमा पर जारी तनाव के बीच G20 शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल तो होंगे, लेकिन द्विपक्षीय मुलाकात नहीं होगी। चीन के विदेश मंत्रालय ने यह बयान जारी किया है। सिक्किम के डोकाला इलाके में चीन और भारत के सैनिकों के बीच सीमा पर तनाव बरकरार है। चीन के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को फिर कहा कि भारत की ओर से सेना हटाए जाने के बाद ही बातचीत हो सकती है। चीन ने कहा है कि जर्मनी में होने वाले G20 सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात का कार्यक्रम नहीं है।
द्विपक्षीय बातचीत के लिए ये माहौल सही नहीं है। ब्रिक्स देशों की बैठक में दोनों नेता शामिल होंगे। 与以往双方边防部队在未定界地区发生的边境摩擦对峙有着本质的区别。印方越界闯入中国境内。 इससे पहले बुधवार को रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे ने कहा था कि भारत और चीन को सीमा पर जारी गतिरोध कूटनीति के जरिए सुलझाना चाहिए। साथ ही चीन को उस जगह पर बने रहना चाहिए जहां वह पहले से था। रक्षा मामलों के जानकार भी मानते हैं कि चीन इस इलाके में दखल बढ़ा रहा है, जो सुरक्षा के लिहाज से चिंता की बात है। भारत, चाइना और भूटान वहाँ पे आके मिलते हैं ज़मीन पर। वो केवल 50 किलोमीटर दूर है सिलीगुड़ी से, जहाँ हमारा सारा सप्लाई रूट हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को जाता है। तो मतलब इतनी स्ट्रेटेजिक जहाँ पे वो रोड बना रहे हैं और वो मिलिट्री के इस्तेमाल के लिए रोड है, वहाँ पे कोई पॉपुलेशन नहीं है। जून में भारत ने डोकाला में चीन के सड़क बनाने की कोशिश का विरोध किया था। इसके बाद चीन के सैनिकों ने भारतीय सेना के 2 बंकरों को नुकसान पहुंचाया था। इसके बाद से सिक्किम सीमा में दोनों देशों की सेनाओं के बीच तनाव हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और G20 में क्या कुछ होगा, क्या एजेंडा है, बातचीत करेंगे हमारे साथ राजदूत शिवशंकर मुखर्जी साहब। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल यात्रा, उसके बाद G20 एक और अहम पड़ाव कहा जा रहा है। और जैसे कि हमने सुना, जो स्पोक्स पर्सन भी है कि उन्होंने कहते कि जो सेंट्रल थ्रस्ट है वो आतंकवाद दिख रहा है जी। किस तरीके से आप देखते हैं G20 के देशों के बीच इस मसले को लेकर, और इस बैठक में क्या कुछ हमें निकलने की उम्मीद नज़र आती है, किस पर ज़्यादा चर्चा हो सकती है? देखिए, चर्चा तो बिल्कुल साफ है कि आतंकवाद को एक प्रायोरिटी दिया जाएगा, क्योंकि पहले 2 घंटे एंगेला मर्केल जो प्रेसिडेंट हैं G20 की इस समय, जो होस्ट कर रही हैं इस मीटिंग को, उन्होंने पहले 2 घंटे टाइम बिल्कुल एक रिट्रीट के लिए रख दिया है, जिसमें सब्जेक्ट ऑफ टेररिज्म सब्जेक्ट होगा डिस्कशन के लिए, बिना एड्स के, इनफॉर्मली, जिसमें बहुत फ्रैंक बातें हो सकती हैं टेररिज्म के ऊपर, क्योंकि टेररिज्म एक ऐसा मामला हो गया है जिस पे दुनिया के सारे देश काउंटर टेररिज्म में लगे हुए हैं। और एक्चुअली जो G20 का जो सबसे मेन लक्ष्य है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस, आर्थिक व्यापार वगैरह, वो भी टेररिज्म से एक तरह से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इतना टाइम, इतना एफर्ट दुनिया में जा रहा है टेररिज्म की वजह से। पूरे क्षेत्र दुनिया के इसमें डूब रहे हैं, जैसे कि वेस्ट एशिया में जो हो रहा है। तो ये तो प्रायोरिटी होगा ही, और इसमें भारतवर्ष, हमारे प्रधानमंत्री ज़रूर बहुत सख्ती से अपनी राय रखेंगे, क्योंकि दुनिया में जो विक्टिम्स हैं टेररिज्म के, जिन पे जो आतंकवाद से सफ़र करते हैं, उसमें इंडिया सबसे आगे है। बिल्कुल। तो ये तो होगा ही। बाकी जो मुद्दे हैं, देखिए, इस बार जो G20 की मीटिंग हो रही है, पिछले कुछ G20 मीटिंग से इसमें सभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा फायरवर्क्स होंगे, इसलिए इतना अटेंशन आ रहा है। और फायरवर्क्स होंगे एक आदमी के वजह से, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अभी तक के जो बेसिस हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के, खासकर G20 के डिस्कशंस और एग्रीमेंट्स जो फॉर्मल या इनफॉर्मल हो चुके हैं, उन सबको उल्टा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, वो उसमें से निकल गए हैं पेरिस एग्रीमेंट से, और कुछ टाइम फॉर्मली निकल जाने में 1-2 साल लगते हैं, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया है कि मैं इसमें नहीं हूँ। इंटरनेशनल ट्रेड, फ्री ट्रेड, एक जो बिल्कुल रिलीजन की तरह बन गया है, ग्लोबलाइजेशन की तरह सारी दुनिया में, जिसके पीछे वेस्टर्न नेशंस, पर्टिकुलरली सबसे ज़्यादा यूरोप और अमेरिका आगे थे इसमें, वो उसको उल्टा कर रहे हैं। वो मेक्सिको और कनाडा के साथ NAFTA को ख़त्म करना चाहते हैं। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप जो 6-7 साल लगाए थे बराक ओबामा ने नेगोशिएट करने में, उनको उससे वो ऑलरेडी निकल गए हैं। बार बार उन्होंने दोहरा दिया है कि हर एक ट्रेड एग्रीमेंट को मैं देखूंगा कि अमेरिका का क्या फ़ायदा है इसमें, और अभी तक जितने ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हैं वो सब बकवास हैं, क्योंकि वो अमेरिका के खिलाफ हैं। तो इस तरह के स्टेटमेंट से कुछ रिएक्शन ऑलरेडी आ रहा है। एंगेला मर्केल ने मीटिंग कर लिया है यूरोपियन यूनियन का, जिसमें बेसिक एक आवाज़ निकली है कि हमको अपने पे निर्भर होना पड़ेगा पहले से ज़्यादा। अमेरिका का जितना डिपेंड करते थे वो अब नहीं हो सकता, क्योंकि अमेरिका के जो पॉलिसीज़ हैं जो वो हमारे सोच के खिलाफ हैं। माइग्रेशन पे, इकोनॉमी पे, फ्री ट्रेड पे, ये पूरा फोकस जो होगा मेरे ख्याल G20 में, सारी दुनिया जो देख रही है इस मीटिंग को,
वो इस झगड़े पे होगी, यूरोप वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स। और एक और जो खबर पिछले 24 घंटे में भारतीय प्रधानमंत्री और चीनी राष्ट्रपति की मुलाकात की खबरें पहले चीन के हवाले से आती हैं कि भारत ने टाइम मांगा या मुलाकात की, एक बातचीत होगी, लेकिन अभी अमीर ने भी कंफर्म किया कि भारत की ओर से ना तो कोई ऐसा प्रपोजल है और ना ही कोई ऐसी डिमांड थी, और ने कहा कि मुलाकात नहीं होगी। क्या ये जो तल्खी है सिख को लेकर, बॉर्डर को लेकर, उसका भी कहीं कुछ वहाँ पर इम्पैक्ट आपको दिखता है? देखिए, ये तो एक बायलैटरल मामला है। बायलैटरल मतलब हम 3 देशों, भूटान, इंडिया और चाइना। तो G20 में अगर चीन के प्रेसिडेंट और हमारे प्रधानमंत्री का मीटिंग होता तो ये तो डेफिनेटली एक ही पॉइंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डिस्कशन का। लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है, हमने कोई फॉर्मली रिक्वेस्ट तो नहीं किया था चाइना को। उन्होंने, मेरे ख्याल से, जहाँ तक, शायद मैं गलत हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है, कोई हमने हमारे भारतवर्ष के तरफ से कोई ऑफिशियल रिक्वेस्ट नहीं किया था कि ये बायलैटरल मीटिंग हो साइडलाइंस पे। 2 मीटिंग हो रही है, G20 और साइड में ब्रिक्स की मीटिंग भी हो रही है। तो प्रीएम्प्टिव तरह से चाइना ने जो एक स्टेटमेंट निकाल दिया कि वो मीटिंग नहीं हो सकता क्योंकि माहौल ठीक नहीं है, तो कहने दो उनको। हमने तो कोई रिक्वेस्ट नहीं की है, वो नहीं मिलना चाहते, ना मिलें। क्योंकि बॉर्डर पे जो हो रहा है, ट्राई जंक्शन पे, भूटान, इंडिया और चाइना के ट्राई जंक्शन पे जो हो रहा है, उसके बारे में हमारे सरकार ने अपनी राय बहुत क्लियरली रख दी है, और वो अलग से हमारी सरकार डील करेगी। अब चीन वहाँ पर मिलना नहीं चाहता और पहले से ही एटमॉस्फेयर को खराब कर रहा है, ये मेरे ख्याल अच्छी बात नहीं है। लेकिन हमें इसका कोई खास ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए इस तरह। बिल्कुल। चलो सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। ये थी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। देश के नए उपराष्ट्रपति के चुनाव कार्यक्रम का ऐलान हो गया है। अधिसूचना के साथ नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 18 जुलाई तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 19 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 21 जुलाई तक नाम वापसी हो सकेगी। जरूरत पड़ने पर 5 अगस्त को मतदान होगा और इसी दिन परिणाम घोषित होंगे। राज्यसभा के महासचिव शमशेर के शरीफ उपराष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन अधिकारी हैं। आजादी की जंग लड़ने वाले मेरे दोस्तों, आजादी चाहिए तो उसकी कीमत खून दे के चुकानी होगी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आईएनए के बागी फौजियों पर अंग्रेज देशद्रोह का मुकदमा चलाएंगे। उन तीनों के बचने के चांसेस कम हैं। This trial and its judgment will be remembered throughout history. मंदसौर में किसान संगठन ने किसान मुक्ति यात्रा शुरू कर दी है। वो किसानों का कर्ज माफ करने और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग कर रहे हैं। वहां किसान नेताओं समेत 300 किसानों को गिरफ्तार किया गया। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों के हालात सुधारने के लिए सरकारी योजनाओं को जमीन पर उतारना होगा। ये तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की। यहाँ पुलिस फायरिंग में मारे गए किसानों की याद में 1 महीने बाद लोग फिर से सड़क पर उतर आए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शोक सभा और जेल भरो आंदोलन किया और करीब 1,500 से ज्यादा लोगों ने गिरफ्तारियां दी। दूसरी तरफ किसान संघर्ष समन्वय समिति की अगुवाई में 8 राज्यों के किसान ने प्रदर्शन किया। इसमें करीब 300 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में इन सबको मंदसौर की सीमा के बाहर ले जाकर रिहा किया गया। भोपाल की सरकार घबराई हुई है, भोपाल की सरकार हिली हुई है। कांग्रेस अपनी यात्रा निकाल ले, कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी अपनी यात्रा निकाले जा रही है, लेकिन किसान अगर अपनी यात्रा करे तो उस पे दिक्कत है। किसान संगठनों ने पुलिस फायरिंग में मारे गए किसानों की याद में 1 साल बाद उसी जगह पर स्मारक बनाने का ऐलान किया। मंदसौर से किसान 18 जुलाई को दिल्ली पहुंचकर संसद भवन के बाहर प्रदर्शन करेंगे।
जबकि इस रैली का समापन 2 अक्टूबर को चंपारण में होगा। किसान संगठन अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्ज माफी और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग सबसे अहम है। सीढ़ी की भीख मांगने के लिए आप खड़े हैं क्या? नहीं, हम उपज की सही दाम मांगते हैं, बराबर है। और इसीलिए ये खुशहाली का जीने के लिए भी जो जरूरी है वो उपज की दाम, न्यूनतम नहीं, जिसको अंग्रेजी में सही दाम कहते हैं, ऑप्टिमम दाम कहते हैं, वो हमें चाहिए। देश भर में किसानों के असंतोष और आत्महत्याओं के मामलों पर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार की कोशिशों के बावजूद किसान आत्महत्याओं के मामले थम नहीं रहे, लिहाजा सरकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने की कोशिश होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि रातों रात इस समस्या को सुलझाया नहीं जा सकता, लिहाजा कोर्ट ने केंद्र सरकार को हालात सुधारने के लिए 6 महीने का वक्त दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जीएसटी लागू होने के 1 हफ्ते बाद भी इस पर राजनीतिक तकरार जारी है। एक ओर जहां केंद्र सरकार इसे बड़ा आर्थिक सुधार बता रही है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से पी चिदम्बरम ने इस पर अब तीखा हमला बोला है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक बार फिर जीएसटी को आजादी के बाद सबसे बड़ा आर्थिक सुधार करार दिया। तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित एक खास कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि राजनीतिक एकीकरण के 70 साल बाद पहली बार देश का आर्थिक एकीकरण हुआ है। उन्होंने दावा किया कि इससे देश में व्यापार आसान होगा। उन्होंने जम्मू कश्मीर में जीएसटी लागू होने को बड़ी कामयाबी करार दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि नीतिगत फैसले के अभाव के चलते यूपीए सरकार के दौरान जीएसटी लागू नहीं हो पाया था। इसका योग्य उस राज्य को मिलता है जिसमें अंत में जाकर सामान बिकता है। ये डेस्टिनेशन टैक्स है। जो अंतिम यात्रा उस सामान की होती है, उस राज्य को इसका लाभ मिलता है। जो पैदावार करता है उसको नहीं मिलता। अब पैदावार करने वाले कई राज्य थे, तो इन्होंने कहा कि भाई हमारा नुकसान जो होगा उसकी भरपूरी कैसे करोगे? सरकार इसकी कल्पना नहीं कर पाई। दूसरी तरफ पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने जीएसटी को अधूरा और मजाक करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये असली मसौदे से बिल्कुल अलग है। उन्होंने केंद्र सरकार पर जल्दबाजी बरतने का भी आरोप लगाया। चिदम्बरम ने रियल एस्टेट, बिजली और पेट्रोलियम उत्पादों को भी जीएसटी के दायरे में लाने की मांग की। It is a mockery of GST. When we have rates like 0.25, 3, 5, 12, 18, 28 and 40, and possibly more because of the discretion vested with the state governments, how can we call this a one nation, one tax regime? बीते हफ्ते लागू हुए जीएसटी को लेकर कई राजनीतिक दलों के बीच तकरार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी दल अपना उम्मीदवार उतारेंगे। कांग्रेस ने आज इसका ऐलान किया। इसके लिए 11 जुलाई को बैठक होगी। कांग्रेस ने उपराष्ट्रपति पद के लिए साझा उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। पार्टी नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि 11 जुलाई को विपक्षी दलों की बैठक होगी। जरूर उम्मीदवार उतारेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि तमाम विपक्षी दल आम सहमति से, जिस तरह से राष्ट्रपति कैंडिडेट के लिए एक आम सहमति से कैंडिडेट बना, इसी तरह से आम सहमति से उपराष्ट्रपति का भी कैंडिडेट बनेगा। 11 तारीख को 11 जुलाई को मीटिंग है। राष्ट्रपति चुनाव में जेडीयू ने एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को समर्थन दिया है। इसे लेकर कांग्रेस और जेडीयू में बयानबाजी भी हुई। जेडीयू ने कहा कि न्योता मिलने पर वो बैठक में शामिल होगी। अगर न्योता मिलेगा जरूर जाएंगे। न्योता नहीं आया? नहीं, अभी तो कोई न्योता निमंत्रण नहीं मिला है। बीजेपी ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी एकता नाकाम रही है। Even we have seen also in the Rashtrapati election also, we are united, they are divided. We are confident, they are diffident. We are moving forward, they are looking backward. उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई तक नामांकन होगा। 21 जुलाई तक नाम वापसी होगी और 5 अगस्त को मतदान के साथ परिणाम की घोषणा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चुनाव आयोग ने कहा है कि राष्ट्रपति चुनाव के दौरान व्हिप जारी करना गैर कानूनी है। आयोग के मुताबिक अगर कोई पार्टी वोट डालने के लिए व्हिप जारी करती है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और ऐसा करने वाली पार्टियों के ऊपर आईपीसी की धारा 171C के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। यानी कोई भी पार्टी अपने नेताओं को किसी खास उम्मीदवार को वोट डालने के लिए मजबूर नहीं कर सकती।
हालांकि चुनाव आयोग ने यह साफ किया है कि कोई भी पार्टी किसी भी वोटर से किसी खास उम्मीदवार के पक्ष में समर्थन मांग सकती है। पुडुचेरी में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच तनातनी बरकरार है। 3 मनोनीत विधायकों को शपथ दिलाने के मामले में कांग्रेस ने उपराज्यपाल किरण बेदी को हटाने की मांग की। वहीं दूसरी ओर किरण बेदी ने कहा कि उन्होंने कानून सम्मत कदम उठाया है। ये तस्वीरें हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जो उपराज्यपाल किरण बेदी को हटाने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि किरण बेदी ने राज्य सरकार को विश्वास में लिए बगैर 3 मनोनीत सदस्यों को जिस तरह शपथ दिलाई वो संविधान की मर्यादा के खिलाफ है। मुख्यमंत्री वी नारायण सामी ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया। कांग्रेस का कहना है कि परंपरा के मुताबिक राज्य सरकार की सिफारिश पर केंद्र सरकार को विधायक मनोनीत करना चाहिए। About 3 years back, they recommended 3 names. The Chief Minister recommended 3 names to the Government of India through the administrator, and the names were approved. Then what is the now? What made the Government of India now to nominate 3 people on its own without consulting the Chief Minister or Council of Ministers? वहीं किरण बेदी का कहना है कि उन्होंने कानून के मुताबिक काम किया है। उन्होंने कहा कि तीनों सदस्यों ने विधानसभा अध्यक्ष वैतिलिंगम से भी मुलाकात की थी, लेकिन उन्होंने शपथ का वक्त नहीं दिया। If you don't give them the time frame and they come to the Lieutenant Governor and say we have not given any time frame, I asked them, is this an opportune time for you to take the oath? You check, you confirm to me. They said yes. I said come to my chamber, I can administer the oath, matter over. कांग्रेस ने बुधवार को मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो कोर्ट ने केंद्र सरकार समेत गृह मंत्रालय और तीनों मनोनीत सदस्यों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षित वर्ग में नौकरी या दाखिले को अवैध माना है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे लोगों को सजा मिलेगी और डिग्री के साथ नौकरी भी जाती रहेगी। कोर्ट ने कहा कि ये नहीं देखा जाएगा कि नौकरी कितनी पुरानी है। अदालत ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले से भी असहमत जताई। हाई कोर्ट ने कहा था कि फर्जी प्रमाण पत्र पर लंबे वक्त से रहने वालों को सेवा में बने रहने की अनुमति दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला पिछली तारीख से लागू नहीं होगा। श्रीलंका की नौसेना ने तमिलनाडु के 8 मछुआरों को गिरफ्तार किया है। ये सभी पुदुकोट्टी जिले के हैं। मछुआरों को श्रीलंका की सीमा में मछली पकड़ने का आरोप है और इनकी 2 नौकाओं को भी जब्त किया गया है। मछली पकड़ने पर प्रतिबंध खत्म होने के बाद से अब तक श्रीलंकाई नौसेना 50 मछुआरों को गिरफ्तार कर चुकी है। अमेरिका ने उत्तर कोरिया के खिलाफ बल प्रयोग की चेतावनी दी है और उसके बाद चीन ने सभी पक्षों से संयम की अपील की। वहीं नाटो और जापान ने उत्तर कोरिया से अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद करने को कहा है। कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव के बीच गुरुवार को दक्षिण कोरिया ने एक युद्धाभ्यास किया। नौसेना और वायुसेना के साझा अभ्यास में हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान, जंगी जहाज शामिल थे और कई मिसाइलें भी दागी गईं। अमेरिका भी उत्तर कोरिया के खिलाफ सख्त कदम उठाने पर विचार कर रहा है। It's a shame that they're behaving this way, but they are behaving in a very, very dangerous manner, and something will have to be done about it. नाटो और जापान ने उत्तर कोरिया से अपने मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम बंद करने की मांग की है। Our position is very clear. North Korea must comply with its international obligations. Stop all activities related to its ballistic, missile and nuclear programs. Abandon all existing weapons of mass destruction programs once and for all. 東シナ海や南シナ海情勢をはじめとして国際社会を取り巻く安全保障環境は一層厳しさを増しています。अमेरिका के बल प्रयोग के इस्तेमाल की चेतावनी के बाद चीन ने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। 我们已经就朝鲜近日的涉岛行动表明了坚决的反对立场，强烈敦促朝方严格遵守安理会的决议。同时，我们也呼吁有关各方保持冷静克制。 उत्तर कोरिया ने 4 जुलाई को अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था। इसके बाद कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबरों का आज के सफर बस इतना ही। नमस्कार।